अपने टीवी चैनल पर कुछ भी चलवाते रहते हैं, बीजेपी का प्रवक्ता कुछ भी बोलता रहता है और वो आप उसको चलवाते रहते हैं, फिर आप कहते हैं कि साहब आप ट्रैक चेंज मत कीजिए। खैर वापस आप, हम किसी की भाषा की बात नहीं कर रहे हैं सर, हम तो जो है उस पर बात कर रहे हैं। मैंने सवाल तो जफर इस्लाम जी से पूछा था, मीडिया को कहां घुसेड़ रहे हैं बीच में? साहिल जी, हम चर्चा पर बात कर लेते हैं सर। आलोक जी, ये कहां बीच में हम लोग डाइवर्ट हो जाते हैं अननेसेसरी? साहिल जी, मैं डाइवर्ट नहीं हुआ हूं, जरा उस पर जमे रहते हैं हम लोग। कोई भी कुछ भी चला जाता है, हम लोग जरा उस पर जमे बोल के चला जाता है। हुल्लड़ डिबेट में आपका स्वागत है। देश की संसद ने वक्फ बोर्ड पर एक कानून बनाया, राष्ट्रपति ने दस्तखत भी कर दिए। देश में कानून लागू हो गया, लेकिन देश के विपक्षी दल इस कानून को मानने को तैयार नहीं है। तमिलनाडु विधानसभा में वक्फ कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 2 दिनों से वक्फ कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने के लिए स्पीकर और विधायकों में रस्साकस्सी चल रही है। उधर विपक्षी दलों के नेता लगातार सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं कि कानून को असंवैधानिक करार दिया जाए। अब तो बिहार में जेडीयू के अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को चुनौती दे दी है। इसी मुद्दे पर कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने बीजेपी प्रवक्ता के साथ साथ गोदी मीडिया की जमकर धुलाई कर डाली। अंत तक देखिए यह शानदार डिबेट। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई शुरू होगी। 16 तारीख को जब इसकी सुनवाई शुरू होगी, माना जा रहा है, कम से कम अभी तक लिस्टिंग नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि 16 तारीख को शायद सुनवाई हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अभी हमने देखा जगदम्बिका पाल कह रहे थे कि ये कौन सी बात हो गई। पार्लियामेंट के दोनों सदनों ने 17 घंटे इस पर डिस्कशन किया। इससे पहले ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में 3 महीने का डिस्कशन चला, उसके बाद रिपोर्ट बनी। एक पूरी डेमोक्रेटिक प्रोसीजर फॉलो की गई और उसके बाद ये अमेंडमेंट बिल पास होता है और उसके बाद भी विपक्ष के सांसद भागते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। यानी पार्लियामेंट पे भरोसा ही नहीं है, बार बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा देते हैं। ये एक सवाल उठाया जाता है। देखिए, मुझे लगता है साहिल जी, शुरू में आपका पूरा जो वक्तव्य सुना, जिसमें आपने अदालत में घसीटे जैसे शब्द इस्तेमाल किए, ब्राउनी पॉइंट्स, और फिर जगदम्बिका पाल जी का वक्तव्य सुना, तो मुझे तो ऐसा लगा कहीं नहीं, जो लोग सुप्रीम कोर्ट गए इन्होंने देशद्रोह का तो कोई काम नहीं कर दिया है। जगदम्बिका पाल जी इतने बड़े सांसद हैं, पुराने सीनियर आदमी हैं, कांग्रेस से ही गए हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट में जाना गलत है? क्या जिस बिल के ऊपर 17 घंटे चर्चा हो जाए उस पर, मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट कोई चला जाए तो संसद से भरोसा उठ जाता है? दुर्भाग्य है इस देश का कि हर चीज को संसद का विरोध हो गया, अब ये डेमोक्रेसी का विरोध हो गया, अब ये सेना का विरोध हो गया, अब ये देश का विरोध हो गया, अब ये सनातन का विरोध हो गया। बीजेपी नैरेटिव सेट करती है और मीडिया के साथ ही इसको चलाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। 3 काले कृषि कानून भी इसी संसद ने पास किए थे और मीडिया के साथियों ने बीजेपी के साथ मिलकर उसके इतने फायदे गिनाए थे कि आलोक जी, आप है ना नोटबंदी के इतने फायदे गिनाए। हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं किस मुद्दे को लेकर, जरा एक बार बीच में आपको मैं बता देता हूं। देखिए, 3 कानून अब तक, आप 3 कानून, सबसे बड़े कानून जिसको लेकर काफी बड़ी चर्चा हुई थी, तीनों कानून के बारे में हम दिखा देते हैं आपको कि तीनों बार विपक्षी दल अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए गए थे। देखिए, आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन था, उसको लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया था। कम से कम 23 याचिकाएं फाइल की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको नहीं माना। सीएए के खिलाफ 200 से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, उसको भी अदालत ने नहीं माना। 3 तलाक के खिलाफ, 3 तलाक का जो कानून पारित हुआ था उसमें 12 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में गई थी, उसको भी अदालत ने नहीं माना। आप मीडिया पर कहां ठिकरा फोड़ रहे हैं? हम तो इसको देखते हुए बस सवाल उठा रहे हैं कि जो बीजेपी के लोग कह रहे हैं, मीडिया का क्या सवाल आता है इसमें? अरे साहिल जी, रुकिए ना भाई जरा। साहिल जी सुनिए, धारा 370 अभी संविधान का हिस्सा है। आपने अभी गलत स्टेटमेंट यूज किया और 17 केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चालू हैं। जरा चेक कर लीजिएगा, अपने ज्ञान को भी दुरुस्त कर लीजिएगा। आर्टिकल 370 को हटाने वाले केस भी हैं और आर्टिकल 370 को मेंटेन करने, जो 2 चेंजेस किए हैं उसको मेंटेन करने वाले केस भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट डेट नहीं दे रहा है उनकी। थोड़ा सा ज्ञान को दुरुस्त कर लीजिएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि मीडिया के साथ ही बीजेपी की भाषा बोलते हुए पकड़े जाते हैं। अब बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट गए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट उसको अपना कोई फैसला लेगा। लेकिन अभी आपके चैनल पर इतना बड़ा झूठ बोला गया कि 100 साल तक की लीज पे दी गई है। अमित शाह जी कह रहे हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ये कानून लागू नहीं होगा। 2013 के बाद कोई भी एक वक्त की प्रॉपर्टी 100 साल पर लीज पे दी नहीं जा सकती थी। जिस 2013 के कानून में बीजेपी हमारे साथ खड़ी थी, उसके बाद तो मैक्सिमम लीज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की 30 साल है और ये कानून पीछे से लागू नहीं होगा। लेकिन आप लोग अपने टीवी चैनल पर कुछ भी चलवाते रहते हैं, बीजेपी का प्रवक्ता कुछ भी बोलता रहता है और वो आप उसको चलवाते रहते हैं, फिर आप कहते हैं कि साहब आप ट्रैक चेंज मत कीजिए। खैर वापस आता हूं। आज हालत यह है कि तो आप मुझे बताइए, 11 दिसंबर 2023 को 5 जजेस के बेंच के सुप्रीम कोर्ट ने यूनानिमसली अपील किया था इंडियन गवर्नमेंट्स डिसीजन टू एब्रोगेट आर्टिकल 370। ये कहां से आया था? बेंच ने क्या कहा था वो भी मैं आपको बता देता हूं। हम किसी की भाषा की बात नहीं कर रहे हैं सर, हम तो जो है उस पर बात कर रहे हैं। मैंने सवाल तो जफर इस्लाम जी से पूछा था, मीडिया को कहां घुसेड़ रहे हैं बीच में? साहिल जी, हम चर्चा पर बात कर लेते हैं सर। आलोक जी, ये कहां बीच में हम लोग डाइवर्ट हो जाते हैं अननेसेसरी? साहिल जी, मैं फिर कहूंगा, साहिल जी मैं डाइवर्ट नहीं हुआ हूं। जो प्रोसेस था
केवल सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसेस को सही ठहराया था। ठीक है, वो ठीक हुआ है गलत हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर कभी बहस नहीं हुई है और 17 केस अभी भी चल रहे हैं। मैं फिर आपकी ज्ञान को दुरुस्त कर रहा हूं, आप थोड़ा सा धैर्य से सुनिए बात को। मेरा यह कहना है कि जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, वक्फ के अंदर ट्रांसपेरेंसी आए उसका कोई औचित्य नहीं। बीजेपी को कोई मतलब नहीं है वक्फ की प्रॉपर्टीज का किसी भी रूप में ठीक से हो। तमाम लोग अपनी नाकामियां गिनाते चले जा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि साहब 2013 के बाद वक्फ प्रॉपर्टीज जो हैं उनकी इनकम घट गई। अरे भाई 14 के बाद तो मैक्सिमम राज्यों में आपकी सरकार है। अब वक्फ बोर्ड का गठन और वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बीजेपी के राज्यों के मुख्यमंत्री बनाते हैं और ये ठीक रहा हमारे ऊपर फोड़ रहे हैं, लेकिन मीडिया का कोई साथी इनसे सवाल नहीं पूछता है कि भाई 2013 के बाद तो मैक्सिमम राज्यों में आपकी सरकार है, फिर क्यों घट गई? इसका मतलब मिसमैनेजमेंट आप लोगों ने किया। लेकिन कोई सवाल नहीं पूछेगा क्योंकि बीजेपी है। अभी तक राष्ट्रपति के साइन हुए हैं कि नहीं मुझे नहीं पता है, साहिल भाई आप बता दीजिए, क्या उस पर साइन हो गए? पहली चीज। दूसरा सवाल, उत्तर प्रदेश की सरकार ने कलेक्टर्स को आदेश दे दिया कि वक्फ की प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि तमाम प्रॉपर्टीज पे सिविल कोर्ट में जाकर डिस्प्यूट खड़े होंगे और डिस्प्यूट जब खड़े होंगे तो उसको हिंदू मुस्लिम के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। अभी तक सर्वे करवा रहे थे, सर्वे से क्या होता था? सर्वे से केवल माहौल बनाया जाता था किसी भी चुनाव से पहले कि हिंदू मुसलमान किसी भी चुनाव में कैसे किया जाए। हमने कानून लेकर आए यूपीए 2 में, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, न्यूक्लियर डील हम करा के लेके आए, मनरेगा हम लेकर आए, रेरा कानून हम लेकर आए, हम लैंड एक्विजिशन कांग्रेस बिल का पर कहना लेकर है आए जिस पर कि इस 3 बार बिल के ऑर्डिनेंस पीछे लेकर की आए। मंशा और गलत क्या है। लेकर आए? सीए, साफ एनआरसी, साफ मंशा से यह बिल नहीं बनाया गया। इसके पीछे कुछ और पॉलिटिक्स है, यही आपका कहना है ना बेसिकली। सैयद जफर इस्लाम जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर बाकी गेस्ट के पास भी मुझे मेरा जाना ये भी है। कहना जफर है, इस्लाम। मेरा ये भी एक मिनट साहिल जी, मेरा ये भी कहना है, मेरा साफ साफ ये भी कहना है कि इस बिल को जो 2013 का था उसको कमजोर कर दिया। इसमें नॉन बेलेबल वारंट थे, आज बेलेबल कर दिया इन्होंने, तो इस बिल को ही कमजोर कर दिया है। केवल एक कलेक्टर को पावर देके जो मुख्यमंत्री के अधीन होता है, इस बिल को पूरी तरह से कमजोर कर दिया। ठीक है, पूरे हिंदुस्तान में चलाया, तमाम बीजेपी के और मीडिया ने चलाया। जफर इस्लाम जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर आगे चर्चा आगे बढ़ानी है मुझे। आप ही के चैनल ने चलाया, लेकिन हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। ऐसा है, अब जब देखिए अब कुछ चंद महीने साल के अंदर जब इसका बेनिफिट्स मुस्लिम समाज के गरीब अब मुझे बताइए, क्या 2013 के बाद कोई भी तो प्रॉपर्टी कांग्रेस 100 साल के लिए लीज पर दी गई? हाँ या ना में उत्तर दे दीजिए मुझे। अरे एक मिनट सुन लीजिए बीच में। अरे सर आप झूठ बोल के बिल्कुल चले जाते हैं, आप लोगों ने तो एंकर रोकते नहीं आपको। वक्फ बोर्ड को जो आपने आप बताइए ना, वक्फ 2013 बोर्ड के को बाद आप लोगों ने दो अपना प्रोविजन जागीर आए, समझ के रखा था, इसलिए 2000 में जिस तरह का पावर आप वक्फ बोर्ड को दिया है वो बिल्कुल जरूरी नहीं था। वक्फ बोर्ड को आपको इस्तेमाल करने के लिए दिया था, वो तुष्टिकरण, यही सब तुष्टिकरण करते हैं जिसके मुस्लिम समाज नहीं। मैं पूछ रहा हूँ कि मुस्लिम समाज के लिए आप यही तुष्टिकरण करते हैं, इसका कोई फायदा लाभ नहीं मिलता। 2013 में जो आपने वक्फ बोर्ड में जो चेंजेस लाए वक्फ बोर्ड में, उसका क्या फायदा हुआ मुस्लिम समाज को बताइए? क्या फायदा हुआ सिवाय उसको आज उसका नुकसान आप लोगों ने उसका चलिए एक मिनट, जरा शोएब जमई इंतजार कर रहे हैं, गरज शाम तिवारी इंतजार कर रहे हैं, और अपने इंतजार कर रहे हैं, और अपने विष्णु जैन भी इंतजार कर रहे हैं। एनिमी की तरह रख दिया। अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, 16 तारीख को इस पर सुनवाई भी होनी है, 15 याचिकाएं भी दायर की गई है। किस वजह से सुप्रीम कोर्ट इस तरीके की याचिकाएं सुन सकता है जिसको लेकर पार्लियामेंट ने पहले ही कानून पास किया हुआ है? मैं ये पूछना चाहता हूं सारे लोगों के बहुत संजीदगी के माध्यम से, जरा मुझे ये बताएं कि सरकारी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित किया जा सकता है क्या? और अगर इसको हटाया जा रहा है तो उसमें कौन सी संवैधानिक प्रोविजन का उल्लंघन हो गया? जहां तक बात की गई आर्टिकल 26 की, मैं बताना चाहता हूं, जरा आर्टिकल 25 सब क्लॉज 1 क्लॉज ए पढ़िए, जिसमें लिखा हुआ है कि राज्य और केंद्र सरकार कानून बना सकती है किसी भी धर्म के लिए, बिकॉज एवरी रिलीजन इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी, और जो उसकी सेकुलर एक्टिविटीज है उसको कंट्रोल करने के लिए कानून बनाया जा सकता है। और अपनी बात को अंत करने से पहले, मुझे पता है समय की कमी होती है, मेरे सीनियर है, मेरे वरिष्ठ हैं आलोक शर्मा जी, इनसे मैं पूछना चाहता हूं, जरा मुझे वो 17 याचिकाएं बताएं वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, क्योंकि मैं तो ये जानता था कि आर्टिकल 370 खत्म हो चुका है। आलोक शर्मा जी को अभी भी आर्टिकल 370 संविधान में दिख रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। और रिव्यू पिटीशन भी, साहिल भाई, रिव्यू पिटीशन भी खारिज कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। एक मिनट, रिव्यू पिटीशन भी खारिज कर दी। अब आलोक भाई आर्टिकल 370 पे चर्चा नहीं करेंगे हम अभी। हाँ ठीक है, नहीं इन्होंने आपके चैनल पे आंकड़े दिए ना, नहीं, लेकिन आर्टिकल 370 पे चर्चा नहीं होने वाली है। और एक बात, आलोक जी उसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 370 पे चर्चा नहीं होगी। सिर्फ एक बात मैं कहना चाहता हूं विष्णु जैन जी, वक्फ बाय यूजर को लेकर जब पार्लियामेंट में चर्चा हो रही थी, तब कई पार्लियामेंट्रियंस ने, सांसदों ने यह बात कही हुई है कि अदालत ने भी वक्फ बाय यूजर को माना है, कई जजमेंट्स पे माना है। उसको लेकर मुझे शोएब जमई से पूछना है। आलोक शर्मा जी जल्दी से आपका जवाब दे दीजिए, 20 सेकंड से ज्यादा समय नहीं, क्योंकि शोएब जमई का इंतजार कर रहे हैं उसके लिए। नहीं, वक्फ बाय यूजर के कांसेप्ट को मैं बोलूं, मैं बता देता हूं। सबसे पहली पिटीशन वी द सिटीजन्स की थी, एक एनजीओ थी
जिसने आर्टिकल 370 को हटाने के लिए 2015 में एप्लीकेशन लगाई थी। 4 साल से डेट नहीं मिल रही उसको। 17 कहेंगे तो 17 की लिस्ट भेज दूंगा, पहली चीज। दूसरी चीज, ऑर्डिनेंस किसने पढ़ा है? रिव्यू भी खारिज हो गया है। अगस्त 2019 का। अरे सुनिए ना भाई, सुनिए। अरे भाई सुनोगे मेरी बात? मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं साहिल जी। जो ऑर्डिनेंस है उसका पहला सेंटेंस है, अभी क्या है ना, वो आर्टिकल 370 वगैरह की चर्चा नहीं है। फिलहाल हम लोग वक्त पे चर्चा कर रहे हैं, जरा उस पर जमे रहते हैं हम लोग। कोई भी कुछ भी चला जाता है। हम लोग जरा उस पर जमे रहते हैं। बोल के चला जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रपति नोटिफाई कर चुके हैं। मैं फिर कहता हूं, अरे भाई रुको ना, आर्टिकल 370 पे पिक्चर क्लियर कर देता हूं मैं, इनके आपको बता देता हूं पिक्चर क्लियर कर देता हूं। मैं भी पूछ रहा हूं ना। कर दीजिए आलोक जी, जल्दी करिए, बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं। मामला भटकाना नहीं है। सुनिए ना भाई जरा, यही तो प्रॉब्लम है ना कि मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं। साहिल जी मेरे बीच में सब बोलते हैं। ऑर्डिनेंस में लिखा आर्टिकल 370 के पावर। अरे आप बोल दीजिए जल्दी, क्योंकि बाकी लोगों के पास भी जाना है। अरे भाई फिर वो बेवकूफी वाली बात यार। नहीं, अरे भाई मुझे मेरी पूरी बात बोलने नहीं दी गई। अमित शाह जी, चलिए हम आगे बढ़ाते हैं चर्चा, ये ऐसे नहीं हो पाएगा। सुनिएगा शोएब जमाई जी, उन्होंने, अरे भाई शोएब जमाई जी, जरा दोनों को शांत करिएगा। शोएब जमाई जी, साहिल जी कौन सा तरीका है? एक सेकंड, शोएब जमाई जी, शोएब जमाई, नहीं एक मिनट। 370 पे हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, उस पर अलग से मैं चर्चा करूंगा आपके साथ में आलोक जी। नहीं ये ठीक नहीं है। आप हम 370 पे चर्चा नहीं कर रहे हैं ना सर। आप कहाँ उस पर घुस रहे हैं? उसमें उस पर चर्चा नहीं होगी, उस पर चर्चा नहीं होगी। 370 पे चर्चा नहीं होगी। शोएब जमाई जी, आपसे सवाल पूछा जा रहा है वक्फ बाय यूजर को लेकर, और अदालत में भी सरकार के तरफ से भी यह बात कही गई कि कहीं ना कहीं जो सेक्शन 40 था वही संविधान का उल्लंघन था, उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है। शोएब जमाई। साहिल जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, इस मुद्दे पर, इस कानून के खिलाफ हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद सुप्रीम कोर्ट में मूव किए और हमारी भी डेट लगी है, अभी पेंडिंग है, उस पर बहस होना ज़रूरी है। तो हमारी पार्टी ने संसद से लेकर सड़क तक, जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कॉल पर हम लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया, और अब कानूनी लड़ाई के लिए सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे। जो संवैधानिक प्रक्रिया है, जो लोकतंत्र के अंदर जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन करने की, वाद विवाद करने की, चर्चा करने की, चाहे विधेयक पर संसद के अंदर चर्चा हो या सड़क पर उस पर यहाँ से विरोध प्रदर्शन करना हो, या कानूनी तौर पर, हर तरीके से हमने इसका खंडन किया, हर तरीके से हमने इसका विरोध किया और कंडेम किया। अब सवाल ये उठता है कि चूंकि स्थिति अब सुप्रीम कोर्ट में है, विरोधाभास क्या है? सबसे बड़ा विरोधाभास कहें हम, एक तो बहुत अच्छे अल्फाज में कह रहे हैं, हालांकि उसको दूसरे शब्दों में भी कहा जा सकता है कि कमाल की बात है, कानून ये लेकर के आ रहे हैं कि भाई जो वक्फ का लैंड है वो डोनेट सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जो 5 सालों से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है। प्रैक्टिसिंग पहले कैसे तय करेंगे? दाढ़ी रखेगा, टोपी रखेगा तभी प्रैक्टिसिंग होगा, या बिना दाढ़ी टोपी के भी प्रैक्टिसिंग हो जाएगा? बहुत सारे लोग मुसलमान कभी नमाज पढ़ते हैं, कभी नहीं भी पढ़ते। क्या वो क्राइटेरिया होगा? ये भी देखना पड़ेगा, नंबर 1। लेकिन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम डोनेट नहीं कर। दोस्तों, संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद वक्फ संशोधन कानून तो बन गया, लेकिन उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में इस कानून के खिलाफ अब तक 14 याचिकाएं दायर की जा चुकी है और इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सड़क से लेकर विधानसभा सदन तक बड़ा आंदोलन बनाने की भी कोशिश की जा रही। इस पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।